आप सभी बच्चों को फिर से आज मैं इतिहास पढ़ाने के लिए आया हूँ। इतिहास में मैंने आप सभी को अध्याय 7 काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने समझा दिया था। अध्याय 7 जिसका शीर्षक है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। इसलिए प्यारे बच्चों, इस क्लास में हम 7वें अध्याय का प्रश्न उत्तर करेंगे। सबसे पहले लघु प्रश्न उत्तर करेंगे, फिर दीर्घ प्रश्न उत्तर करेंगे और अंत में वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे। यदि आप प्रश्न उत्तर अपने कॉपी में लिखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। लिंक को क्लिक करके वेबसाइट के माध्यम से इसे आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग सर्वप्रथम लघु प्रश्न उत्तर को काफ़ी अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे जो पहला प्रश्न आपका निकल करके आ रहा है, आयंगर व्यवस्था के विषय में आप क्या जानते हैं। मैंने लेक्चर की क्लास में आप सभी को आयंगर व्यवस्था को मैंने समझाया था। मैंने आपको कहा था कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव होती थी। ठीक है, और ये जो आपका आयंगर व्यवस्था है गांव में ही देखने को मिलता है। ठीक है, और इस आयंगर व्यवस्था के तहत 12 अधिकारियों के समूह को गांवों में नियुक्त किया जाता था, जिसका काम था गांव से कर इकट्ठा करना, भूमि बेचना और जो छोटे छोटे जो मामला होता है उस मामला को यानी कि न्याय करना इस प्रकार से। ठीक है, तो इसी को उत्तर बना करके आपको लिख देना है, क्योंकि जब तक आप अच्छे से उत्तर नहीं लिखिएगा आपको बिहार बोर्ड में 2 नंबर आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो प्रश्न है आयंगर व्यवस्था के विषय में आप क्या जानते हैं, तो इसका उत्तर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना होगा। आयंगर व्यवस्था विजयनगर साम्राज्य के ग्रामीण प्रशासन की व्यवस्था थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव या उड़ होती थी। आयंगर व्यवस्था के तहत उड़ या ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया था, यानी जो गांव है उसको स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया था। ठीक है, इस पर प्रशासन के लिए 12 शासकीय व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था। कितने व्यक्तियों को? 12 शासकीय व्यक्तियों को। मैंने लेक्चर की क्लास में आपको बताया था। इन्हीं 12 शासकीय अधिकारियों के समूह को आयंगर कहा जाता था। ठीक है, अर्थात हर एक गांव में आयंगर व्यवस्था होता था, जिसमें 12 व्यक्ति का अर्थात 12 अधिकारी का एक ग्रुप होता था। उसी को आयंगर व्यवस्था कहा जाता था, जिसका काम ही था गांव से कर इकट्ठा करना, भूमि बेचना और छोटे छोटे मामलों को, छोटे छोटे जो समस्या होते थे उसका समाधान करना। ठीक है, इस समूह को गांव से कर इकट्ठा करने, भूमि बेचने तथा छोटे छोटे मामलों में न्याय करने का अधिकार था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न उत्तर आपका समाप्त होना होता है। इस प्रश्न उत्तर को यदि आप कॉपी में लिखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको दिया गया है, लिंक को क्लिक करके आप लिख सकते हैं। दूसरा जो आपका प्रश्न है, विजयनगर कालीन सिंचाई व्यवस्था की विवेचना कीजिए। मैंने आपको सिंचाई व्यवस्था के बारे में भी आपको बताया था, जिसके तहत मैंने कहा था कि तुंगभद्रा जो नदी है, तो तुंगभद्रा नदी से काफ़ी ज़्यादा जलधाराएं फूट करके निकलती थी। इससे एक प्राकृतिक जल कुंड भी आपको बना था। ठीक है, और जो भी धारा निकलता था उनके धाराओं को बांधकर पानी के हौज बनाए जाते थे। ठीक है, और इस प्रकार से क्या किया जाता था, तो विजयनगर में सिंचाई आपको किया जाता था। ठीक है, और धाराओं को तो रोक करके एक जलाशय भी आपको बनाया गया था, जो मैंने आपको बताया था, कमलपुरम जलाशय। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विजयनगर का सिंचाई व्यवस्था था वो आपको अति उत्तम था। तो इसको उत्तर कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है। विजयनगर के शासकों ने सिंचाई व्यवस्था पर पर्याप्त ध्यान दिया। विजयनगर चारों ओर से ग्रेनाइट की चट्टानों से घिरा था। इन चट्टानों से कई धाराएं
फूटकर तुंगभद्रा नदी में मिलते थे। इससे एक प्राकृतिक कुंड का निर्माण हुआ था। इन सभी धाराओं को बांधकर पानी के हौज बनाए गए थे। इन्हीं में से एक धाराओं का नाम कमलपुरम जलाशय था। ठीक है, इससे आसपास के खेतों की सिंचाई की जाती थी। इससे एक नहर भी निकाली गई थी। इनसे धान के खेतों और बगीचों की सिंचाई की जाती थी। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न आपका समाप्त होता है। अब हम आते हैं तीसरे प्रश्न पे। तीसरा जो आपका लघु प्रश्न है, विजयनगर राज्य के पतन के कारणों को लिखें। चूंकि 2 अंक में आते हैं, इसलिए कोई भी 2 कारण लिख करके आपको आगे बढ़ जाना है, कारण को डिफाइन नहीं करना है। ठीक है, विजयनगर राज्य के पतन के मुख्य कारण निम्नलिखित है। हालांकि मैंने 3 दिया है, आपके एग्जाम में आपको मात्र 2 ही लिखना है। पहला, निरंकुश शासन। दूसरा, उत्तराधिकारियों के झगड़े। तीसरा, मुस्लिम राज्यों से संघर्ष। निरंकुश शासन का मतलब हो जाता है, ठीक है, कृष्णदेव राय की जैसे ही मृत्यु होता है, उनके बाद जितने भी शासक बने, एक तो अयोग्य थे, ठीक है, दूसरा निरंकुश थे, प्रजा के हित में कोई काम ही नहीं करते थे, प्रजा के हितैषी नहीं थे। परिणाम यह निकला कि विजयनगर आगे चल करके आपका पतन का शिकार हो गया। दूसरा, उत्तराधिकारियों के झगड़े, क्योंकि देखिए राजतंत्र का सबसे बड़ा डिमेरिट यही है कि उत्तराधिकारी के झगड़े इस प्रकार से हो जाते हैं कि कभी कभी तो राज्यों का भी पतन हो जाता है। ठीक है, तो उत्तराधिकारियों अर्थात राजा बनने के लिए झगड़े की वजह से विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। तीसरा जो कारण था, मुस्लिम राज्यों से संघर्ष। मैंने कहा था कि विजयनगर के ऊपर में बहमानी साम्राज्य था, जो कि एक मुस्लिम राज्य था। बहमानी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य में शुरू से ही आपको युद्ध चलते रहे और अंत में बहमानी साम्राज्य से विजयनगर का पराजय हो जाता है और इस प्रकार विजयनगर पतन हो जाता है। ठीक है, तो कोई भी 2 पॉइंट आप लिख दीजिएगा, आपको 2 में 2 नंबर आपको चले आएंगे। चौथा जो प्रश्न आपका निकल करके आ रहा है, कॉलिन मैकेंजी कौन थे? ठीक है, अब ये एक व्यक्ति का नाम है कॉलिन मैकेंजी। कॉलिन मैकेंजी ने ही सबसे पहले, जो प्यारे बच्चों आपका विजयनगर साम्राज्य है, ठीक है, उसको खोजने का काम किया था, उनका मानचित्र तैयार किया था। ठीक है, तो उत्तर आपको कुछ इस प्रकार से लिख देना है। कॉलिन मैकेंजी ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत एक अधिकारी थे। वे एक अभियंता, पुरातत्व सर्वेक्षक एवं मानचित्रकार थे। हम्पी के खंडरों की खोज 1800 ईस्वी में इन्होंने ही की थी। हम्पी मतलब विजयनगर, जो कि आपका साम्राज्य आप जानते ही हैं, उसी को हम लोग हम्पी साम्राज्य भी कहते हैं। उन्होंने इस जगह का प्रथम सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया। 1815 में उन्हें भारत का पहला जनरल आपको बनाया गया और 1821 में अपने मृत्यु तक वे इस पद पे बने रहे। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो 5वां प्रश्न निकल करके आ रहा है, विजयनगर साम्राज्य में नायक किन्हें कहते थे? वे कौन थे? आखिर ये जो नायक जो होते थे, किन्हें कहा जाता था? ठीक है प्यारे बच्चों, तो उत्तर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। विजयनगर साम्राज्य में सेना प्रमुखों को नायक कहा जाता था, अर्थात जो सेना के प्रमुख होते थे उनको नायक कहा जाता था। वे किलों पर अपना नियंत्रण रखते थे। उनके पास सशस्त्र समर्थन होते थे। यह सेना प्रमुख एक जगह से दूसरी जगह तक भ्रमणशील रहते थे। यह तेलुगु कन्नड़ भाषा बोलते थे, यानी तेलुगु भी बोलते थे और कन्नड़ भाषा भी बोलते थे। ठीक है, छठा आपका प्रश्न है, विजयनगर के कमलपुरम जलाशय हौज का महत्व बताइए। ठीक है, तो उत्तर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। इस हौज के पानी से ना सिर्फ आसपास के खेतों को सींचा जाता था,
बल्कि इसे एक नहर के जरिए राजकीय केंद्र तक भी ले जाया जाता था। राजकीय जो केंद्र था वहां तक भी आपको ले जाया जाता था। ठीक है, इसी कमलपुरम जलाशय होज से। ठीक है, सातवां जो आपका प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य में आने वाले 2 विदेशी यात्री के नाम लिखें। मैंने आपको बताया था विजयनगर साम्राज्य में कौन कौन से विदेशी आए थे। तो सबसे पहले हम निकोलो कोंटी को देखेंगे जो कि इटली का था। तो उत्तर क्या हो जाएगा, विजयनगर साम्राज्य में आने वाले 2 विदेशी यात्री के नाम निम्नलिखित है। पहला निकोलो कोंटी, डैश देकर के लिख देंगे, इटली का व्यापारी था, 15वीं शताब्दी में भारत की यात्रा किया था। लेक्चर की भी क्लास में मैंने आपको बता दिया था। दूसरा था अब्बू रजाक, मैंने ये भी बताया था, देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। इस प्रकार से 2 नाम आपका है न हो गया। अब हम लोग 8वें प्रश्न उत्तर पे चलेंगे। 8वां जो आपका प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापत्य कला की विशेषताओं का उल्लेख करें। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखिए, विजयनगर का स्थापत्य कला, मैंने आपको बताया था स्थापत्य कला एक प्रकार का वास्तुकला होता है, यानी वास्तुकला को ही हम लोग स्थापत्य कला कहते हैं। ठीक है, वास्तुकला का मतलब एक प्रकार से भवन निर्माण। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य में क्या हुआ था, ये स्थापत्य कला 2 भागों में बटा हुआ था। एक भाग था लौकिक स्थापत्य कला और दूसरा भाग था धार्मिक स्थापत्य कला। लौकिक के अंतर्गत जो विजयनगर साम्राज्य में महल बनाए जाते थे, जैसे कमल महल, वो सारा का सारा लौकिक स्थापत्य कला के अंतर्गत आता है। धार्मिक स्थापत्य कला में जाहिर सी बात है धर्म से जुड़ा होगा, अर्थात इनके अंतर्गत भव्य मंदिर बनवाए गए थे, जैसे आपने सुना होगा विट्ठल मंदिर, हजारा मंदिर, इस प्रकार से। ठीक है, अर्थात विजयनगर साम्राज्य में जो वास्तुकला का निर्माण हुआ, ठीक है, वास्तुकला या तो महल का होगा या तो मंदिर का होगा। तो जो महल का होता था, जो धर्म से नहीं जुड़ा होता था, उसको हम कहेंगे लौकिक वास्तुकला। ठीक है, और जो धर्म से जुड़ा था वह धार्मिक स्थापत्य अर्थात धार्मिक वास्तुकला। ठीक है, तो इसी को उत्तर आपको लिख देना है। तो उत्तर आपको किस प्रकार से लिखना है, विजयनगर में स्थापत्य कला को लौकिक एवं धार्मिक 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है। लौकिक वास्तुकला में कमल महल एवं हाथियों का अस्तबल प्रमुख है। एक तो कमल महल प्रसिद्ध है और दूसरा हाथियों का अस्तबल प्रसिद्ध है। ठीक है, कमल महल शाही केंद्र का एक सर्वाधिक भवन है। संभवतः इस भवन का प्रयोग राजा अपने सलाहकारों से मिलने के लिए करता था। अर्थात ये जो कमल महल बनवाया गया था, इसमें संभवतः कहा जाता है कि राजा सलाहकारों से मिलने के लिए, ठीक है, विचार करने के लिए इस महल को बनाया गया था। कमल महल के पास ही हाथियों को रखने के लिए अस्तबल था। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है धार्मिक, जो कि दूसरा भाग है। धार्मिक स्थापत्य में विजयनगर साम्राज्य में अनेक मंदिरों बनवाए गए। इनमें हजारा एवं विट्ठल स्वामी का मंदिर विशेष प्रसिद्ध है। एक हजारा मंदिर और दूसरा विट्ठल स्वामी का मंदिर विशेष प्रसिद्ध है। मंदिरों में गौपुरम का मतलब ही हो जाता मंदिर का प्रवेश द्वार। ठीक है, मंदिरों में गौपुरम तथा विशाल मंडप बनवाए जाते थे। अब ये जो गेट, जो मंदिर का गेट बनाया जाता था, ये भी काफी भव्य बनाया जाता था, जो कि धार्मिक स्थापत्य कला का एक जीता जागता उदाहरण देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका लघु का 8वां प्रश्न भी हो गया है। ठीक है, अब हम चलेंगे 9वें प्रश्न को। यदि आप कॉपी में लिखना चाहते हैं तो वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, लिंक को क्लिक करके इसे आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 9वां आपका प्रश्न है, कमल महल कहाँ है, इसका क्या उपयोग था। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए कमल महल सबसे पहली बात हम्पी में है। ठीक है, और इसका उपयोग मैंने ऊपर भी बताया था। संभवतः इस भवन का उपयोग होता था, राजा सलाहकार से मिलता था, अर्थात सलाहकार से मिलने का काम कमल में ही करते थे। ठीक है, तो इसका उपयोग सलाहकारों से मिलने के लिए किया जाता था। एक लाइन में, तो एक लाइन में इसका उत्तर आपको किस प्रकार से लिखना है, कमल महल हम्पी में है
कमल महल शाही केंद्र का एक सर्वाधिक भव्य भवन है। संभवतः इस भवन का प्रयोग राजा अपने सलाहकारों से मिलने के लिए करता था। ठीक है। 10वां आपका प्रश्न है, कमल महल के बारे में आप क्या जानते हैं? तो उत्तर आपको लिख देना है। कमल महल विजयनगर की एक सुंदर इमारत है। ठीक है। इस महल की ऊपरी संरचना कमल की तरह दिखती है, अतः 19वीं सदी के अंग्रेज यात्री इसका नामकरण कमल महल कर दिया। अर्थात यह महल कमल के जैसा दिखता है, इसलिए इसका नाम कमल महल कर दिया गया। ठीक है। संभवतः इस भवन का प्रयोग राजा अपने सलाहकारों से मिलने के लिए करता था। ठीक है ना। 11वां आपका लघु प्रश्न है, हम्पी के राजभवन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। अब जो हम्पी का जो प्यारे बच्चों राजभवन था उस पर कहा जा रहा है एक टिप्पणी लिखने के लिए। तो आपको किस प्रकार से लिखना है? उत्तर, हम्पी का राजभवन भी स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है। ठीक है। अब राजभवन है, वास्तुकला है, ये भी एक प्रकार का क्या है? तो विजयनगर साम्राज्य का बेजोड़ नमूना है। लेकिन ये वास्तुकला किसके अंतर्गत आएगा? तो लौकिक के अंतर्गत आएगा। ठीक है। इसमें एक राजा का दरबार मतलब हॉल, और दूसरा सिंहासन, सिंहासन मतलब मंच प्रमुख है। सिंहासन यानी मंच को एक विजय भवन के नाम से भी जाना जाता है। यह कृष्णदेव राय द्वारा उड़ीसा विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था। अर्थात उड़ीसा में उन्होंने जो विजय कृष्णदेव राय थे, ठीक है, वो उड़ीसा में जो विजय हुए उन्हीं के उपलक्ष्य में बनाए थे। इस राजभवन में महारानी स्नानागार भी निर्मित था। ठीक है। यानी महारानी का एक विशेष स्नानागार यानी नहाने का स्थल भी आपको निर्मित था। राजभवन के दीवारों पर फूल बना हुआ था, पत्ती बना हुआ था। वह मनुष्यों की सुंदर आकृतियां निर्मित की गई थी, यानी सुंदर सुंदर मनुष्य का तस्वीर आपको बनाया गया था। ठीक है। तो 11वां लघु प्रश्न आपका समाप्त हो गया। अब हम आते हैं लघु प्रश्न 12। ठीक है। विरूपाक्ष मंदिर की विशेषता बताएं। ठीक है। तो उत्तर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। विरूपाक्ष मंदिर की 2 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। यह मंदिर हम्पी में स्थित है। यह मंदिर शिव के दूसरे रूप विरूपाक्ष यानी विरूपाक्ष वह शिव का ही दूसरा रूप है, और उनकी पत्नी पंपा देवी का है। पत्नी मतलब पार्वती। ठीक है। पंपा देवी का है। ठीक है। रावण द्वारा, दूसरा पॉइंट है, रावण द्वारा लंका ले जाने के दौरान शिवलिंग को यहां रखने से यह विरूपाक्ष मंदिर बना। अर्थात रावण जो है वह शिवलिंग लंका ले जा रहा था, आपने देखा होगा रामायण में। ठीक है। तो वह क्या करता है, वह शिवलिंग को इसी जगह रख देता है, क्योंकि शिवलिंग उठता नहीं है, इसलिए यह मंदिर यहाँ पर विरूपाक्ष मंदिर आपको बना इस प्रकार से। 13वां आपका लघु प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने और कैसे की? मैंने आपको बताया था विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 2 हिंदू भाई हरियर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में किया था। ठीक है। तो उत्तर आपको कुछ इस प्रकार से लिख देना है। विजयनगर दक्षिण में हिंदुओं का एक साम्राज्य था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1336 में हरियर तथा बुक्का 2 भाई ने मिलकर मुस्लिम आक्रमण को रोकने के उद्देश्य से तुंगभद्रा नदी के दक्षिण किनारे इस राज्य की स्थापना की थी। यह लगभग 200 वर्ष तक चलता रहा। विजयनगर का सबसे प्रसिद्ध राजा कृष्णदेव राय था। ठीक है। ये तो आपको जानते ही ना होंगे। लास्ट आपका लघु प्रश्न उत्तर है, 14वां लास्ट लघु प्रश्न उत्तर है, गौपुरम व मंडल से आप क्या समझते हैं? गौपुरम का मतलब ही हो जाता है मंदिर का प्रवेश द्वार। ठीक है। जबकि जो मंदिर का जो परिसर होता है उस परिसर को ही हम लोग मंडप बोलते हैं। ठीक है। तो उत्तर कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। दक्षिण के मंदिरों के ऊंचे द्वारों को गोपुरम कहा जाता था। यह मंदिर के प्रवेश द्वार थे, जबकि मंदिर परिसर को मंडप कहा जाता था। यानी मंदिर का जो परिसर होता है उन्हीं को मंडप कहा जाता था। यह मंदिर में बने ये सभागार थे। ठीक है।
तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आपका लघु प्रश्न उत्तर आपका समाप्त हो चुका है। आशा करते हैं कि लघु प्रश्न उत्तर आपको समझने में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ हो। जो भी बहुत सारे नए बच्चे हैं प्रश्न उत्तर को कॉपी में लिखना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, क्लिक करके इसे आप कॉपी में लिख सकते हैं। ठीक है, वेबसाइट पर अपलोड है आर्ट सेंटर रोसड़ा के नाम से। ठीक है, चलिए तो अब हम चलेंगे दीर्घ प्रश्न उत्तर पे। ठीक है, तो दीर्घ प्रश्न उत्तर में सबसे पहला जो दीर्घ आपका निकल करके आ रहा है, कृष्णदेव राय की जीवनी एवं उपलब्धियों का वर्णन करें। ठीक है, एक लाइटली हम लोग जीवनी देखेंगे और इनका हम उपलब्धि देखेंगे। क्योंकि मैंने बताया था कि विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध, सबसे महान, सबसे प्रतापी शासक यदि कोई है तो उसका क्या नाम है? उसका नाम है कृष्णदेव राय। ठीक है, तो इनका जीवनी और उपलब्धि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए दीर्घ में आपको किस प्रकार से लिखना है, इसका कुछ उत्तर आपको इस प्रकार से लिखना है। ठीक है, तो देखिए, कृष्णदेव राय तुलुब वंश के वीर नरसिंह का अनुज था। वीर नरसिंह का अनुज, अनुज मतलब छोटा भाई। ठीक है, तो मैंने बताया था कि जब वीर नरसिंह का मृत्यु हो जाता है तो वीर नरसिंह का ही छोटा भाई कृष्णदेव राय राजा बनता है। ठीक है, तो अनुज का मतलब ही हो जाता है छोटा भाई। ठीक है, जो अगस्त 1509 ईस्वी को विजयनगर साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा, अर्थात 1509 में कृष्णदेव राय आपको राजा बना। उसके शासनकाल में विजयनगर ऐश्वर्य एवं शक्ति के दृष्टिकोण से अपने चरमोत्कर्ष पर था। यानी जब वो राजा बना था तो उस समय विजयनगर काफी ज्यादा शक्तिशाली था। ठीक है, यानी शक्तिशाली में चरम सीमा पर था। ठीक है, कृष्णदेव राय की उपलब्धि निम्नलिखित है, पॉइंट पर पॉइंट करके हम देखेंगे। सबसे पहला उपलब्धि हम देखेंगे एक विजेता के रूप में। ठीक है, पॉइंट बन गया, तो इस पॉइंट को अब हम डील करेंगे चूंकि दीर्घ है। कृष्णदेव राय तुलुब वंश के सर्वश्रेष्ठ शासक थे। इनकी शक्ति का उल्लेख बाबर अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी में किया। मैंने आपको बताया था कि जब बाबर भारत आया था तो भारत ने दक्षिण भारत में महान शासक का पाया जिसका नाम था कृष्णदेव राय। बाबर स्वयं अपना बाबरनामा को ही हम लोग तुजुक-ए-बाबरी बोलते हैं। तो उनमें क्या किया, जब वो अपनी आत्मकथा लिखते हैं तो वो ये भी लिखते हैं कि मैंने दक्षिण भारत में एक महान शासक देखा जिसका क्या नाम था? कृष्णदेव राय था। ठीक है, अर्थात बाबर के जो आत्मकथा था उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि कृष्णदेव राय एक महान शासक थे, एक विजेता के रूप में हम लोग उनको देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है, एक शासक के रूप में कृष्णदेव राय एक कुशल शासक, राजनीतिज्ञ तथा कला संरक्षण भी थे। उन्होंने प्रजा की भलाई के लिए कई कार्य किए। उन्होंने व्यापार की सुविधा के लिए अनेक बंदरगाह पर अच्छी व्यवस्था की। ठीक है, तीसरा पॉइंट है एक साहित्यकार के रूप में कृष्णदेव राय स्वयं एक महान विद्वान और कवि थे। मैंने आपको बताया था कृष्णदेव राय साहित्य प्रेमी में थे, वो काफ़ी ज़्यादा विद्वान भी थे और आपको कवि भी थे। एक कला प्रेमी के रूप में कृष्णदेव राय महान कला प्रेमी थे। इन्होंने विरूपाक्ष मंदिर के गोपुरम की मरम्मत आपको करवाया था। जो विरूपाक्ष का मंदिर है उनका जो प्रवेश द्वार होता है, प्रवेश द्वार को ही हम लोग गोपुरम बोलते हैं, उनका मरम्मत करवाया था। ठीक है, फिर पैराग्राफ चेंज करके हम लोग लिखेंगे, इस प्रकार कहा जा सकता है कि कृष्णदेव राय एक कुशल शासक के साथ साथ एक साहित्यकार, कला प्रेमी तथा प्रजा के हितैषी थे। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट जो आपका प्रश्न बन रहा है, विजयनगर एवं बहमनी के मध्य संघर्षों के क्या कारण थे। ठीक है प्यारे बच्चों, मैंने आप सभी को बताया था, ठीक है, कि विजयनगर और बहमनी के बीच जो संघर्ष हुआ, जो युद्ध होता था, यानी बार बार जो युद्ध होता था, उनका क्या कारण था। दोनों को दोनों यानी जो विजयनगर था बहमनी साम्राज्य, विजयनगर एक हिंदू राज्य था, बहमनी साम्राज्य जो कि मुस्लिम राज्य था। दोनों आपस में इसलिए लड़ते थे ताकि जो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी का जो बीच का जो क्षेत्र था जिसका नाम था रायचूर का दुआब क्षेत्र, वह काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ था, इसलिए दोनों में काफ़ी ज़्यादा संघर्ष चला। बहमनी साम्राज्य में हीरे की खान था, इसलिए भी संघर्ष हुआ। ठीक है, इस प्रकार से उत्तर हमको लिख देना है।
विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य के मध्य संघर्ष के निम्नलिखित कारण थे। सबसे पहला जो कारण है रायचूड़ का दोआब क्षेत्र, डैश देकर के हम लोग लिखेंगे। विजयनगर और बहमनी दोनों रायचूड़ दोआब के उपजाऊ क्षेत्र पर अपना अधिकार करना चाहते थे। यह क्षेत्र कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के मध्य स्थित था। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो जाएगा हीरे की खानें। बहमनी राज्य के गोलकुंडा क्षेत्र में हीरे की खानें थी तथा विजयनगर के शासक उस पर अपना अधिकार करना चाहते थे, इसलिए दोनों के बीच युद्ध होता था। साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा अर्थात दोनों राज्य अपने साम्राज्य को विस्तार करना चाहते थे, तो भी झगड़ा होता था। तो विजयनगर एवं बहमनी दोनों के शासकों साम्राज्यवादी एवं महत्वाकांक्षी थे, यानी दोनों अपने राज्य का विस्तार करना चाहते थे, इसलिए दोनों के बीच हमेशा संघर्ष हुआ। विदेशी व्यापार पर कब्जा करना। ठीक है, चौथा पॉइंट, विजयनगर अपने विदेशी व्यापार को बढ़ाने के लिए तथा अपनी सेना के लिए बढ़िया नस्ल के घोड़े को प्राप्त करने के लिए गोवा पर अधिकार करना चाहते थे। यह क्षेत्र बहमनी साम्राज्य के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित था, इसलिए दोनों के बीच क्या हुआ, तो दोनों के बीच आपको संघर्ष हुए। पांचवा पॉइंट हो जाएगा पृथक धार्मिक परंपराएं। विजयनगर हिंदू राज था जबकि बहमनी मुस्लिम के अधीन था। ठीक है, अतः दोनों एक दूसरे पर आक्रमण कर उस पर अपना अधिकार प्राप्त करना चाहते थे। इस प्रकार प्यारे बच्चों दूसरा दीर्घ प्रश्न उत्तर आपका हो चुका है। अब हम तीसरे दीर्घ प्रश्न उत्तर को देखेंगे। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था निम्नलिखित है। सबसे पहला केंद्रीय प्रशासन। ठीक है, राजा साम्राज्य का सर्वोच्च अधिकारी होता था। राजा के परामर्श के लिए एक समिति होती थी जिसमें प्रधानमंत्री, खजांची तथा मुख्य पुलिस अधिकारी होते थे। राज दरबार भव्य और शान शौकत से पूर्ण होती थी। ठीक है, दूसरा हो जाएगा प्रांतीय शासन। समस्त राज्य प्रांतों में तथा प्रांत जिलों में विभक्त थे। प्रत्येक जिला अनेक गांवों में विभक्त था तथा प्रत्येक प्रांत की व्यवस्था की देखरेख हेतु एक गवर्नर होता था। ठीक है, लेक्चर की क्लास में मैंने इन सब को बता ही दिया था। स्थानीय शासन ग्राम राज्य की सबसे छोटी इकाई थी। गांव के न्याय के लिए पंचायतें होती थी। गांव में राजा के कुछ अधिकारी भी नियुक्त किए जाते थे। ठीक है, चौथा हो जाएगा न्यायपालिका। इस शासन प्रणाली में राजा ही देश की न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च होता था। सभी मुकदमों की अंतिम अपील राजा के पास होती थी, अर्थात जितना भी छोटा छोटा या बड़ा, यानी कि जो समस्या का समाधान नहीं हुआ वह समस्या का समाधान का अंतिम विकल्प था राजा, अर्थात उस समस्या का समाधान राजा करेंगे। इस प्रकार से आपका दीर्घ प्रश्न उत्तर भी प्यारे बच्चों समाप्त हो जाता है। अब हम देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न को। ठीक है, तो देखिए कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य की गद्दी पर कब आसीन हुए, यानी कब बैठे, तो 1509 ईस्वी में बैठे। हरियर और बुक्का ने किस राज्य की स्थापना की, तो उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। विजयनगर पर सबसे पहले किस वंश ने शासन किया, मैंने बताया था संगम वंश ने शासन किया। विजयनगर का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था, उत्तर क्या हो जाएगा कृष्णदेव राय, मैंने आपको बताया था। विजयनगर की स्थापना कब हुई प्यारे बच्चों, तो 1336 में हुई। विजयनगर राज्य की स्थापना किस नदी के किनारे हुई, उत्तर क्या हो जाएगा तुंगभद्रा नदी के किनारे हुई। विजयनगर की राजधानी कहाँ थी, तो स्वयं हो जाएगा उत्तर विजयनगर। विजयनगर और बहमनी में झगड़े की जड़ कौन सा क्षेत्र था, रायचूड़ का दुआब क्षेत्र, जो कि काफी ज्यादा उपजाऊ था, इसलिए दोनों के बीच झगड़ा होता था, जो कि कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच का क्षेत्र था। विजयनगर का दक्षिण के लिए किस राज्य से संघर्ष चलता रहा, उत्तर क्या हो जाएगा बहमनी राज से, जो कि मुस्लिम राज था। मुस्लिम राज नहीं, वहां का राजा मुस्लिम था। कृष्णदेव राय ने कितने वर्षों तक विजयनगर पर शासन किया, उत्तर क्या हो जाएगा 21 वर्षों तक शासन किया। इटली के उस यात्री का नाम बताओ जिसने विजयनगर की यात्रा की, उत्तर क्या हो जाएगा निकोलो कोंटी। निकोलो कोंटी ने किस वर्ष विजयनगर की यात्रा की, उत्तर क्या हो जाएगा 1420, मैंने लेक्चर में आपको बता दिया था। उस फारसी यात्री का नाम बताओ जिसने देवराय द्वितीय के समय विजयनगर की यात्रा की, मैंने बता दिया था अब्दुल रज्जाक। ठीक है, कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित है, मैंने ये भी बताया था तुलुब वंश से।
नगलपुरम नामक राज्य की स्थापना किसने की थी? उत्तर क्या हो जाएगा? कृष्णदेव राय ने की थी। बहमनी राज के गोलकुंडा में किसकी खानें थी? मैंने बताया था हीरे की खानें थी। तालीकोट युद्ध कब हुआ था? मैंने कहा था 1565 में हुआ था, जिसमें विजयनगर का हार रहना होता है। हम्पी नगर किस सम्राट से संबंधित है? उत्तर क्या हो जाएगा? विजयनगर सम्राट से। नेक्स्ट है अमुक्त माल्यदा किसने लिखा था? उत्तर क्या हो जाएगा? कृष्णदेव राय ने लिखा था। गोपुरम का संबंध है किससे संबंध है? तो प्यारे बच्चों मंदिरों से है, जो कि मंदिरों का प्रवेश द्वार होता था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? मैंने बताया था हरियर और बुक्का ने की। साम्राज्य यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी कौन था? तो सबसे पहले कौन आया था? तो निकोलो कोंटी आया था। विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहते थे? उत्तर क्या हो जाएगा? राय कहते थे, मैंने बताया था। हरियर एवं बुक्का किस वंश से संबंधित थे? उत्तर क्या हो जाएगा? संगम वंश से संबंधित थे। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? उत्तर क्या हो जाएगा? हम्पी में है। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों 7वां अध्याय आपको समाप्त होता है। कल मैं आप सभी को 8वां अध्याय प्रारंभ कर दूंगा, ठीक है। तो यदि आप लघु दीर्घ वस्तुनिष्ठ कॉपी में लिखना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, लिंक दिया रहेगा, लिंक भी आपको लिखा रहेगा आर्ट सेंटर। इस प्रकार से लिंक को क्लिक करिएगा और वेबसाइट के माध्यम से इसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।